हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, उसके सारे डिटेल्स आज के इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। इन जनरल ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इससे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम क्या है? तो इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी हुई चीजों के लिए भारत में एक अधिनियमित एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो है वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो भी चीज है, ठीक है, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून है। अब क्या है इसको और डिटेल में देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम मुख्य रूप से भारत में हो रहे साइबर क्राइम से निपटने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए लाया गया है। देखिए इसमें क्या होता है ना, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आज के समय, जिस पहले के समय में क्या होता था, लोग सड़क में लूट लिए, चोरी हो गया, डकैती हो गया। अभी के समय क्या हो रहा है? साइबर क्राइम हो रहा है। साइबर क्राइम क्या होता है? आप देखिएगा किसी का वेबसाइट हैक हो गया है, किसी का बैंक अकाउंट हैक हो गया है, ठीक है, या फिर आप देखिएगा कि इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे चीज जो आपत्तिजनक होते हैं उसको पोस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों से निपटने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को लागू किया गया है, ठीक है। आईटी एक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन आर्बिट्रेशन के यूएन सिट्रल मॉडल लॉ पर आधारित कानून है, ठीक है। ये जो है एक तरह का कानून है, वो किस पर आधारित है? तो यूएन सिट्रल मॉडल लॉ पर आधारित है। अब ये यूएन सिट्रल मॉडल लॉ क्या है? तो यूएन सिट्रल का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग कहते हैं। अभी के समय वर्ल्ड जो है, ये पूरा वर्ल्ड जो है ना, वो ग्लोबलाइज हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां से आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में बैठ के आप अमेरिका से, दुबई से, स्वीडन से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, मतलब किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रेड अगर आप कीजिएगा तो कुछ ना कुछ फ्रॉड जरूर होता है। तो उसी सभी का चीजों को निपटारा करने के लिए, जो फ्रॉड है उससे निपटारा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है वो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ पर बनाया गया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बनाया गया है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या होती है? तो यूएन जो होता है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए भी जिसको कहते हैं, ये आपका, जैसे कि भारत में हम लोगों का संसद है ना, जैसे कि भारत में हम लोगों का जो केंद्र में है वो क्या है? राज्यसभा है और लोकसभा है, ठीक है। तो एक संसद है, ठीक है, पार्लियामेंट है। तो उसी तरह पूरे वर्ल्ड का एक पार्लियामेंट है, उसी को कहा जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। अब इसी के अंदर का एक डिपार्टमेंट है क्या, जो कि ट्रेड को देखता है, उसी को कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ठीक है। अब इन्हीं लोगों ने एक लॉ बनाया जिसका नाम दिया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आई होप आप इसको समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में इस प्रस्ताव को प्रस्ताव संख्या 51/162 द्वारा पारित किया गया है, ठीक है। आईटी एक्ट के नियमावली के अंतर्गत संवाद के लिए सूचना तकनीक और कागज के इस्तेमाल को समान महत्व दिया गया है। देखिए अभी के समय क्या होता है ना कि हम लोग कहीं पर भी मेल करते हैं, ठीक है। तो मेल क्या होता है? एक तरह का एप्लीकेशन होता है। पहले आप किसी भी चीज के लिए एप्लीकेशन कागज में लिख के देते थे, ठीक है। आज की डेट में हम लोग मेल डालते हैं, ठीक है। तो इसमें यही लिखा गया है कि आईटी एक्ट के नियमावली के अंतर्गत संवाद के लिए जो सूचना तकनीक है, सूचना तकनीक में क्या है, जैसे ईमेल करते हैं हम लोग, हॉटमेल करते हैं हम लोग, ठीक है, स्काइप के थ्रू चैट करते हैं, तो ये सबको भी और कागज को इस्तेमाल को समान महत्व दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि कागज में जो आप एप्लीकेशन लिख के देते हैं या फिर कोई मेल डालते हैं, दोनों का वैल्यू सेम है, ठीक है। आई होप आप इसको समझे होंगे। आगे है, आईटी एक्ट की प्रस्तावना में ऐसे लेन देन को कानूनी मान्यता दी गई है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के दायरे में आते हैं और जिनमें सूचनाओं का आदान प्रदान
सूचना तकनीक के द्वारा किया गया हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के दायरे में जो भी चीज आता है, आपका कंप्यूटर आता है, चिप आता है, आपका जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स आते हैं, मोबाइल्स आता है। ठीक है, और सूचना तकनीक के द्वारा जो भी सूचना, जैसे कि मेल किए किसी को स्काइप के थ्रू, VPN के थ्रू, ठीक है, जीमेल के थ्रू, ठीक है, तो ये सब सारा कुछ जो होता है वो इस IT एक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे है साइबर क्राइम और ई कॉमर्स के लिए बनाया गया ये पहला IT एक्ट है। IT एक्ट है मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जो साइबर क्राइम और ई कॉमर्स के लिए बनाया गया पहला कानून है। ठीक है, आई होप आप इसको समझे होंगे। आगे है IT एक्ट 9 जून 2000 को अधिनियमित हुआ, माने कि इनैक्ट कब किया गया, इसको 9 जून 2000 को इनैक्ट किया गया है। IT एक्ट भारत में 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ। 17 अक्टूबर इनैक्ट कब हुआ, मतलब कि 9 जून 2000 को इनैक्ट किया गया इसको। ठीक है, और उसके बाद 17 अक्टूबर 2000 को लागू कर दिया गया। ठीक है, IT एक्ट के मूल अधिनियम में कुल 94 खंड, 13 अध्याय और 4 अनुसूची थी। अभी तो बहुत सारे अनुसूची ये सब बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन जो पहला था, जो मूल अधिनियम जो था ना, उसमें 94 खंड था, 13 अध्याय था और 4 अनुसूची थी। ठीक है, आगे है IT एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत के अलावा अन्य किसी राष्ट्र में कंप्यूटर या नेटवर्क मामलों में अपराधी पाए जाने पर इस अधिनियम के तहत उसे आरोपित किया जा सकता है। तो किसी भी तरह का फ्रॉड या तो आप भारत में कीजिए या भारत से बाहर कीजिए, आपको अपराधी अगर मान लिया गया तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सूचना तकनीकी कानून के अंतर्गत उल्लेखित आरोपों की सूची निम्नवत है। देखिए, इसमें मैं क्या किया हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं, जो धाराएं हैं, वो आपके सामने रख दिया हूं। जैसे कि धारा 65 क्या बोलता है, कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश पर आपके ऊपर सेक्शन 65 लागू होगा। धारा 66 क्या बोलता है, कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से पूछते हैं कि IT एक्ट की कौन सी धारा कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। आगे है धारा 66A, जो कि संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाओं भेजने के लिए दंड का प्रावधान करता है। फिर धारा 66B है, कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 66C क्या बोलती है, किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान है। ठीक है, 66D क्या बोलता है, अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का प्रावधान है। ठीक है, 66C में मतलब किसी की पहचान को चोरी अगर आप कर रहे हैं ना, जैसे मेरे नाम से कुछ काम कर रहे हैं आप, ठीक है, एडू अंकुरन चैनल के नाम से आप कुछ फ्रॉड कर रहे हैं और आप पकड़े जाते हैं, तो उसके लिए आपको दंड का प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। धारा 66E क्या बोलती है कि किसी की निजता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान है। 66F क्या है, साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान है। ठीक है, 67 क्या है, आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान है। 67A है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान है। फिर धारा 67B क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है, जो कि धारा 67B में है। ठीक है, धारा 67C क्या बोलता है कि मध्यस्थों द्वारा सूचनाओं को बाधित करने या रोकने के लिए दंड का प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। धारा 70 क्या बोल रहा है, 70 के अकॉर्डिंग सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकार पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान है। धारा 71 बोल रहा है कि डेटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना भी एक तरह का दंड है। ठीक है, और धारा 72A क्या है कि आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान है। 72A क्या बोल रहा है फिर से कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर सूचनाओं को सार्वजनिक करने से संबंधित प्रावधान है। फिर आपका 73 क्या बोल रहा है कि फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन भी करना एक तरह का दंडनीय अपराध है, इसके लिए आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है,
आज के समय आप देखिएगा पैन कार्ड बनता है, आधार कार्ड बनता है, राशन कार्ड बनता है, तो उसमें अब देखिएगा कि पहले की तरह जो डायरेक्ट सिग्नेचर होता था वैसा नहीं होता है, एक डिजिटल सिग्नेचर किया जाता है, ठीक है, और इसी को सब में अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो इजी प्रोसेस भी हो गया है और ये बहुत ज्यादा सिक्योर भी होता है, ठीक है, वही होता है डिजिटल हस्ताक्षर। चलिए आगे बढ़ेंगे। धारा 420 क्या बोलता है कि फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड, कोई फर्जी वेबसाइट आप बना लिए हैं और किसी को एम्प्लॉयमेंट की जानकारी दे रहे हैं, ठीक है, तो वो एक तरह का फ्रॉड है, ठीक है, वो धारा 420 के अंतर्गत आता है। धारा 463 क्या बोलता है, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना, ठीक है, मान लीजिए किसी का रिकॉर्ड आप इस्तेमाल किए हैं और उसको डब कर रहे हैं या फिर उसमें तोड़ मरोड़ कर रहे हैं और उसको पेश कर रहे हैं, तो वो भी धारा 463 के अंतर्गत वो एक तरह का फ्रॉड है। धारा 499 ईमेल के माध्यम से ऐसे संदेश भेजना जिससे मानहानि होती है, ठीक है, और धारा 503 क्या बोलता है, ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो मैं आपके सामने रख दिया हूं, ठीक है। सूचना तकनीक कानून की धारा 78 में इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को इन मामलों में जांच का अधिकार हासिल है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस रैंक के जो पुलिस ऑफिसर हैं वो इसमें जांच कर सकते हैं। तो धारा 78 के अकॉर्डिंग इंस्पेक्टर स्तर के जो पुलिस अधिकारी होंगे वो आपका जांच कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईटी एक्ट में संशोधन हुआ है। आईटी एक्ट लागू कब हुआ था, 17 अक्टूबर 2000 को, और इसमें संशोधन किया गया, ठीक है। वो संशोधन कब हुआ, 2008 में संशोधन हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या संशोधन हुआ वो देखते हैं। आईटी एक्ट में सबसे बड़ा संशोधन 2008 में हुआ। आईटी एक्ट संशोधन पर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 5 फरवरी 2009 को हस्ताक्षर किए, ठीक है। और आईटी एक्ट 2008 के संशोधन में धारा 66A को जोड़ा गया, ठीक है, धारा 66A को जोड़ा गया था और धारा 66A को 17 अक्टूबर 2009 में लागू किया गया, ठीक है। और इस संशोधित अधिनियम में कुल 52 धाराएं हैं। धारा 66A के तहत अपराधी को 3 वर्षों का कारावास या 5 लाख जुर्माना या दोनों का प्रावधान है, ठीक है। एक्चुअली 66A क्या बोल रहा है कि किसी के बारे में कुछ अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, ठीक है, और वो कुछ आपत्तिजनक है, तो उसके तहत आपके ऊपर केस दायर किया जा सकता है, ठीक है, मुकदमा हो सकता है, ठीक है। तो वो कौन सी धारा में है, 66A के तहत है, और उसके तहत अपराधी को 3 वर्षों की सजा या कारावास या 5 लाख जुर्माना या दोनों का प्रावधान है, ठीक है। अच्छा, धारा 66A जो है उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 24 मार्च 2015 को निरस्त कर दिया गया, ठीक है। 66A जो धारा थी ना उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 24 मार्च 2015 को निरस्त किया गया, खारिज कर दिया गया। क्यों खारिज किया गया, क्योंकि इसमें कहा गया कि जो बोलने का आपका अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम लोग बोलने की जो स्वतंत्रता देता है उसका उल्लंघन है, ठीक है, आर्टिकल 19.1 का उल्लंघन है। तो इसीलिए धारा 66A को निरस्त कर दिया गया है। इसमें क्या हुआ था कि अगर आप किसी नेता के बारे में या किसी बड़ी हस्ती के बारे में सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डालते हैं, अपने विचार डालते हैं और उनको अगर पसंद नहीं आया तो वो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, कुछ इस तरह का था प्रावधान, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुना, इस पर काफी सुनवाई हुई, तो एट द एंड ये रिजल्ट आया कि इस धारा से जो आपका जो बोलने की जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो रही है, जो कि हम लोगों का एक मूल अधिकार है वो बाधित हो रहा है, खंडित हो रहा है। इसीलिए इस धारा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो दोस्तों ये था आईटी एक्ट, उसके कुछ मुख्य धाराएं और उस पे किए गए संशोधन का डिटेल्स। अब इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे उसको एमसीक्यू के फॉर्म में मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। तो आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एड वन कोरियन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।